तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के डे 2 के मैच रिव्यू में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो भले ही हम फर्स्ट टेस्ट मैच में हार गए थे, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने वो पकड़ बनाई है मैच में कि हम मैच हार ही नहीं सकते। और पिछले मैच की जो कुछ अधूरी दास्तानें रह गई थी, जैसे कि वो 500 रन वाली जो स्टोरी थी, मैं आपसे लोगों से कह रहा था कि 500 रन बन जाते तो और मजा आ जाता, लेकिन वो 500 वाली जो ख्वाहिश थी उस मैच में तो पूरी नहीं हुई। लेकिन इंडिया ने इस सेकंड टेस्ट मैच में वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो फाइनली डे 2 के एंडिंग में इंडिया ने 587 रन का लक्ष्य दिया है इंग्लैंड की टीम को, और ये एक विशाल स्कोर है, कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, बहुत विशाल स्कोर है। और मुझे लग रहा है कि इस स्कोर का पीछा करते करते इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पसीने छूटने वाले, और पसीने छूटने वाले क्या है, छूट ही गई समझो। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इंडिया के डे 2 का रिव्यू करने वाले हैं, और इसके साथ ही शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड्स तोड़े इंग्लैंड में उन पर भी बहुत चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही शुभमन गिल के अलावा और कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में रिकॉर्ड्स बना दिए हैं, उन पर भी इस वीडियो में हम विशेष वार्ता करने वाले हैं। तो बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड मैच की शुरुआत में, उसकी भी शुरुआत और फर्स्ट टेस्ट मैच की शुरुआत बिल्कुल कॉमन रही, जहां पर इंग्लैंड ने पहले भी टॉस जीता और इस बार भी जीता। दोनों बार ही इंग्लैंड ने बॉलिंग चुनी। पिछली बार इंग्लैंड पहले बॉलिंग चुनकर जीत गया था, तो इस बार उन्होंने सोचा कि भाई इस बार भी जीत जाएंगे तो इस बार भी बॉलिंग चुन लेते हैं। तो इंग्लैंड ने दोबारा बॉलिंग चुन लिया और भारत को बैटिंग के लिए बुला लिया यहां पर। अब जैसी शुरुआत पहले टेस्ट मैच में हुई थी, तो वैसी शुरुआत यहां पर भी हुई। फर्स्ट टेस्ट मैच में सिर्फ अंतर यह था कि यशस्वी जायसवाल शतकवीर थे और यहां पर शतक से चूक गए थे। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 87 रन की पारी खेली, जो कि 107 बॉलों पर खेली थी, और इस दौरान इस खिलाड़ी का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो 81.31 का रहा। सुभान अल्लाह खिलाड़ी है ये, और जिस तरीके से आईपीएल में इसने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा था, और वही फॉर्म को ये खिलाड़ी यहां पर भी बरकरार रख रहा है। तो जिस तरह का ये खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से निकल कर आया है, इससे इंडिया के फ्यूचर की टेंशन तो बिल्कुल नहीं होती भाई। अभी और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल की टीम्स बिल्डअप कर रही हैं, बहुत खतरनाक खिलाड़ी को बिल्डअप कर रही हैं। तो इंडिया के फ्यूचर की तो टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले ये टेंशन लगी रहती कि रोहित और विराट चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन अब टेंशन नहीं है भाई, उनसे भी ज्यादा अब यहां पर कैपेबिलिटीज हैं। अब उम्र के दौरान देखा जाए तो रोहित की जो कैपेबिलिटीज थोड़ी कमजोर पड़ी थी, तो अब उनसे भी न्यू वर्जन जो हमें यशस्वी जायसवाल का मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो हम डरते थे पहले कि रोहित और विराट के जाने के बाद टीम इंडिया का क्या होगा, वो अब कहीं ना कहीं डर खत्म हो चुका है। और इस तरीके से हमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन मिला है, सोचा नहीं था। यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन केएल राहुल फर्स्ट टेस्ट मैच की तरह ही ज्यादा रन नहीं बना पाए। यानी कि स्क्रिप्ट वही लागू हो रही है जो फर्स्ट टेस्ट मैच में हुई। वहां पर भी केएल राहुल डे 1 में यानी कि कुछ खास नहीं कर पाए थे फर्स्ट इनिंग के दौरान, और यहां पर भी फर्स्ट इनिंग के दौरान केएल राहुल कुछ खास नहीं कर पाए और 2 रन बनाकर 26 बॉलों पर चलते बने। उसके बाद आते हैं करुण नायर। इस बार कमाल की बात यह करिए कि भाई करुण नायर को यहां पर ऊपर मौका दिया है साई सुदर्शन को बिठाकर। इस टीम में चेंज ये हुआ कि साई सुदर्शन को बिठा दिया गया और करुण नायर को थोड़ा ऊपर प्रमोट किया गया। मेरे जहन में यह सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? नहीं, साई सुदर्शन युवा खिलाड़ी है और उसको इतना मौका नहीं दिया, सिर्फ एक मैच में मौका मिला, यानी कि कोई फर्स्ट टेस्ट मैच में मौका मिला, और उसके बाद उन्हें ड्रॉप किया गया और करुण नायर को ऊपर खिलाया गया। हालांकि करुण नायर यहां पर भी फ्लॉप है। करुण नायर 31 रन बनाकर, वो भी 50 बॉलों में बनाए 31 रन, और फिर चलते बने। अब काइंड ऑफ देखा जाए, काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई 31 रन तो बनाए हैं, और साई सुदर्शन ने भी अपने पिछले मैच में करीब इतने बनाए थे, तो ये वाली जो पोजीशन है ना, ये भी सेम रही। फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी सेम यही चीज चल रही थी, और सेकंड टेस्ट मैच की इस इनिंग में भी देखेंगे तो यहां पर भी सेम चीज चल ही रही है, दोहराई जा रही है। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल। अब यहां पर थोड़ी कहानी बदल जाती है। शुभमन गिल वहां पर भी शतकवीर थे फर्स्ट इनिंग में, लेकिन यहां पर शुभमन गिल शतकवीर नहीं बल्कि डबल शतकवीर बन जाते हैं और बढ़ रहे होते हैं अपने तीसरे शतक की ओर। ट्रिपल सेंचुरी यहां पर शुभमन गिल लगाने वाले थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। और आई होप, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में शुभमन गिल की जो किस्मत है वो जरूर उनका साथ देगी, और वीरेंद्र सहवाग ने जो करके दिखाया था उसको यहां पर शुभमन गिल करते हुए हमें नजर आएंगे। तो बहुत क्लोज थे, ज्यादा दूर नहीं थे, 1 रन वहां और आपके 30 रन 31 रन दूर थे ट्रिपल सेंचुरी से। अब बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल ने 269 रन मारे, वो भी 387 गेंदों में, और यहां पर 30 चौके और 3 छक्के लगाए। और इस दौरान शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट था वो 69.51 यानी 69.51 का रहा। तो स्ट्राइक रेट ठीक ठाक था, लेकिन बात करते हैं जो सबसे ज्यादा शानदार रही, वो थी इनकी डबल सेंचुरी। और लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रिपल सेंचुरी का, हालांकि वो ट्रिपल सेंचुरी आई नहीं, लेकिन ये डबल सेंचुरी ने के बनाने के बावजूद भी शुभमन गिल ने वो रिकॉर्ड्स बना दिए इंग्लैंड में, जो आज तक बहुत ही कम भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर हुआ करते थे। क्या कुछ रिकॉर्ड्स बनाए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस इनिंग को और थोड़ा सा डीपली आगे आपको बता दूं क्या कुछ कैसे रहा। उसके बाद ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत यहां पर 25
रन बना के गए 42 गेंदों में। यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहा क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में ऋषभ पंत ने शतक बनाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़े से चूके क्या मतलब हाफ सेंचुरी नहीं हो पाई, 25 रन बने। जहां हम सब लोग एक तरफ से कयास लगा रहे थे कि ऋषभ पंत लगातार तीसरी सेंचुरी लगाएंगे भाई, फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी, फर्स्ट सेकंड इनिंग में सेंचुरी, और जब सेकंड टेस्ट मैच में जब उतरेंगे फर्स्ट इनिंग में तो यहां पर भी सेंचुरी लगाकर एक अलग नया रिकॉर्ड बना देंगे यहां पर ऋषभ पंत। हालांकि जब कई बार हम जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो वो चीजें हो नहीं पाती, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा लोगों की पूरी नहीं हो पाती, तो वो वाली एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ऋषभ पंत पूरी नहीं कर पाए। 3 सेंचुरी का जो मौका था उन पर लगातार मारने का वो यहाँ पर नहीं हुआ, और उनका जो विकेट था ऋषभ पंत का वो शोएब बाशिर ने ले लिया, जैक कारवेली को कैच कराया यहाँ पर, और उसके बाद ऋषभ पंत की कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। उसके बाद आए नीतीश कुमार रेड्डी, जिस बंदे की मैं पिछले मैच में बात कर रहा था, यहाँ पर टीम इंडिया ने उस बंदे के बारे में सोचा, मुझे अच्छा लगा। नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। अब पहला मैच था ये इनका, हालांकि टेस्ट में पहला मैच नहीं था लेकिन काफी दिन बाद खेल रहे थे, तो हो सकता है मे बी। और फिर बोला जाए इनकी परफॉर्मेंस का, आईपीएल में भी कुछ अभी खास नहीं रही। जो पिछला इनका आईपीएल बीता है जो 25 वाला, वो नीतीश कुमार रेड्डी का कुछ खास गया नहीं, तो इस वजह से भी अभी इन पर थोड़ा सा और मौका देना बनता है, इन्हें थोड़े से और मौके दिए जाएं जिससे नीतीश कुमार रेड्डी अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। उसके बाद बात करते हैं रविंद्र जडेजा। जो काम भाई साहब रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच में नहीं किया था, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच हारी थी, वो काम यहां पर जडेजा ने इस बार किया, बखूबी किया। हालांकि सिर्फ 11 रन दूर रह गए अपनी सेंचुरी से, लेकिन वो काम कर गए जो करना चाहिए था। शुभमन गिल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई, और इस पार्टनरशिप के साथ साथ ना केवल अपनी भी हाफ सेंचुरी यहां पर जडेजा ने की, बल्कि शुभमन गिल को भी एक अच्छी पार्टनरशिप देकर यहां पर शुभमन गिल का दोहरा शतक भी कंप्लीट करवाया, और उसके साथ ही टीम इंडिया को 500 रन तक ले गए। तो यहां पर जडेजा का बहुत अच्छा ओवरऑल यहां पर जो कंट्रीब्यूशन था वो रहा है। उसके बाद बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की, क्या आला पारी खेली वॉशिंगटन सुंदर ने भाई, 42 रन की पारी, वो भी बिल्कुल नीचे आकर। जब आपको मालूम है कि आपके बाद कोई खिलाड़ी नहीं बचा और अब आप ही आखिरी हैं, उसके बाद आपके आने वाले उसके बाद आपके बाद जो भी आने वाले खिलाड़ी हैं उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन की एक बहुत शानदार पारी खेली, जिससे टीम इंडिया का जो स्कोर था वो और भी ज्यादा मजबूत हो पाया, और कहीं ना कहीं इस विशाल स्कोर की वजह से इंग्लैंड बैकफुट पर आ गया है और प्रेशर में आ गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर शुभमन गिल की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी की, जहां पर रिकॉर्ड्स की बातें करने वाले थे। तो बात करें यहाँ पर गिल के व्यक्तिगत स्कोर की, तो यहाँ पर पहली बार ये गिल का दोहरा शतक था, दोहरा शतक लगाया गिल ने टीम इंडिया के लिए। दूसरी बात, गिल एकमात्र ऐसे कैप्टन खिलाड़ी थे जिन्होंने 269 रन मारे कप्तान में। अक्सर कर हम सभी लोगों ने देखा है कि जब भी किसी खिलाड़ी को कैप्टनसी मिल जाती है तो उसकी फॉर्म का डब्बा गोल हो जाता है। हमने देखा है रोहित शर्मा कैप्टनसी से पहले कितने तगड़े फॉर्म में थे, लेकिन कैप्टनसी मिली, अगेन उनकी परफॉर्मेंस गई। फिर उसके बाद हमने कई सारे खिलाड़ियों के साथ ये मतलब घटना होती हुई देखी है, लेकिन यहाँ पर मुझे शुभमन गिल बड़े ही इस रोल के साथ कंफर्टेबल नजर आते हैं। मतलब कैप्टनसी का जो रोल है, वो जो प्रेशर रहता है, वो उनकी गेम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, कितने अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। लगता नहीं कि गिल कप्तान है, वो ये प्रेशर लेते नहीं कि वो कप्तान है, बस क्रिकेट खेलते चले जाते हैं, बस बल्लेबाजी करते चले जाते हैं। तो वो जब बल्लेबाजी करते हैं ना, उसको असल एंजॉय करते हैं, प्रेशर नहीं लेते हैं। हमने पास्ट में देखा है कई सारे खिलाड़ी, जैसे हार्दिक पांड्या थे, कैप्टन बने, उनकी परफॉर्मेंस डूब गई। कई खिलाड़ी कैप्टन बनने का जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ले जा देते हैं, लेकिन यहां पर गिल बहुत अच्छा मैनेज करते हुए नजर आए हैं, और इन फ्यूचर जाकर गिल बहुत अच्छे कप्तान भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे कप्तान बन सकते हैं, और मुझे लगता है बनेंगे भी अगर कंटिन्यू रहता है तो बहुत अच्छा यहां पर मुझे दिखाया। यहां पर गिल का बहुत अच्छा, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मतलब नोटिसिंग लगी, काफी ज्यादा इंप्रेसिव चीज लगी मुझे को, कि गिल का ये जो मैंने अभी तक पिछले 1-2 मैचेस में देखा है कैप्टन बनने के बाद, जिस तरीके से वो प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, वो मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसी खूबियां हमने एमएस धोनी की कैप्टनसी में ही देखी थी कि जब खिलाड़ी अपनी कैप्टनसी का प्रेशर भूल जाए और अपनी इनिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करे, तो बहुत अच्छा यहां पर गिल ने किया। दूसरी बात, लगातार सेंचुरी मारी है भाई, फर्स्ट टेस्ट मैच में मारी, फिर सेकंड टेस्ट मैच में दोहरी मारी, तो ओवरऑल यहां पर गिल आई थिंक मेरे हिसाब से अब हाईएस्ट स्कोरर भी बन गए होंगे यहां पर, उस कायदे से देखा जाए। फिर बात करें गिल के अलावा जायसवाल, ये एक और खिलाड़ी है जो कि इंग्लैंड की धरती पर खेलने के लिए बना, मुझे लग रहा है जायसवाल ने अकेला वो खिलाड़ी बनाया जिसने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 7 पारियों में 50 रन पार किए हैं। मुझे लग रहा है जायसवाल को इंग्लैंड से बहुत ज्यादा प्रेम है, जॉस बटलर से काफी अच्छी खासी दोस्ती थी, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि भाई जायसवाल की जो फेवरेट टीम है वो इंग्लैंड बन चुकी है, और इंग्लैंड की धरती पर आकर वो हर बार 50 जड़ते हैं। बटलर को दिखाते हैं भाई कि तुम में ही क्लास नहीं है भाई, हम भी हैं इंडिया की क्लास, हम भी बहुत क्लासिक खेलते हैं, तुम हमारे इंडिया में आकर खेलते हो, हम तुम्हारी कंट्री में जाके खेलते हैं। तो कुछ इस वाला हिसाब किताब मुझे लग रहा है जॉस और यहाँ पर जायसवाल का चल रहा है।
तो ओवरऑल देखा जाए जो पहली पारी में टीम इंडिया ने जो 587 का लक्ष्य रखा है वो इंग्लैंड के लिए पार करना आसान नहीं होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अब बात करें इंग्लैंड की, तो अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय तक, यानी कि अब जब पूरी पारी खत्म होगी तब तक की तो नहीं मालूम, लेकिन अभी यहां पर मैं जब वीडियो बना रहा हूं उस समय अभी 11 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और इंग्लैंड 44 रन पर 3 विकेट खो चुका है। तो क्या लगता है इस सिनेरियो में इंग्लैंड वापसी करेगा जैसे पहले टेस्ट मैच में करी थी? मुझे तो नहीं लग रहा। आई थिंक थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है यहाँ पर, क्योंकि 3 विकेट जा चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट विकेट जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे या विकेट गिरे हों, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट और मेजर विकेट गिरे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो विकेट लिए हैं आकाशदीप ने लिए हैं। जहां पर हम फर्स्ट टेस्ट मैच में टोटली बुमराह पर डिपेंड थे, वो डिपेंडेंसी को यहां पर आकाशदीप ने खत्म किया, जबकि बुमराह को वहां पर विकेट मिले थे लेकिन मैच जिताने के लिए इनफ नहीं थे। लेकिन यहां पर समय पर विकेट लिए हैं यहां पर आकाशदीप ने। यहां पर जैक क्रोवेली को यहां पर आउट किया 19 रन पर, उसके यहां पर सॉरी उसको तो सिराज ने आउट किया था। उसके बाद बेन डकेट को आउट किया 0 पर, ओली पोप को आउट किया 0 पर। यानी कि देखा जाए डक लिए हैं भाई, 2 डक यहां पर आकाशदीप के नाम है। तो आकाशदीप को यहां पर इंग्लैंड की ये जो पिच है वो बहुत ज्यादा पसंद आई है और काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर आकाशदीप करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक ज्यादा रन नहीं खाए हैं, ये सबसे बड़ी बात है आकाशदीप ने। आकाशदीप की इकॉनमी देखा जाए तो 6 ओवर में 5 रन की इकॉनमी, 31 रन खाए हैं। तो 5 रन की इकॉनमी एज अ फास्ट बॉलर ज्यादा नहीं होती। लेकिन मोहम्मद सिराज की देखें तो उधर मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर ही हैं, 15 रन खाए हैं। यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने इस बार काफी अच्छा किया, जैसे कि पिछले मैच में थोड़ा सा रन काफी ज्यादा खा गए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मैच को चलाया है, अपनी जिम्मेदारी को समझा और बहुत कम रन खर्चे हैं। तो यहाँ पर सिराज बहुत ज्यादा किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। आकाशदीप ने विकेट लिए लेकिन किफायती गेंदबाजी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कर रहा है वो कर रहे हैं मोहम्मद सिराज। अब सवाल उठता है, सिराज ने तो अपनी गेंदबाजी सुधार ली, लेकिन अब जब प्रसिद्ध कृष्णा अपनी गेंदबाजी करने आएंगे तो क्या वो वही गलती दोहराएंगे जो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में दोहराई थी? क्योंकि उसकी वजह से ही टीम इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा रन खर्चे थे प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो मेरा मानना यही है कि भाई जब भी प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में, तो कोशिश करें कि जो फर्स्ट मैच में रन खाए थे उस तरह से ना खाएं। यहाँ पर सिराज ने सुधार किया है तो यहाँ पर सुधार प्रसिद्ध कृष्णा को भी करना चाहिए। तो प्रसिद्ध कृष्णा अगर सुधार अच्छा करते हैं तो ये प्रेशर बना रहेगा और इस प्रेशर में इंग्लैंड की टीम ढह जाने वाली है। बहुत अच्छी लीड यहाँ पर टीम इंडिया को मिल जाएगी और सेकंड इनिंग में टीम इंडिया और थोड़ा अलग ऊपर दर्जे का लेवल का क्रिकेट खेल लेती है। तो मुझे लगता है कि टेस्ट मैच पूरे 5 दिन चलने के बजाय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है आप सभी लोगों को यहाँ पर इस फर्स्ट इनिंग में से टीम इंडिया की में से आपको सबसे ज्यादा बेस्ट इनिंग किसकी लगी, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही जेन्युइन अपडेट्स और रिव्यू वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी फटाफट से। और मिलते हैं आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो के साथ, एक और रिव्यू वीडियो के साथ, जब हम बात पहुंचेंगे डे 3 में। तो डे 3 के रिव्यू वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो फिर दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।